हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन जो पेपर 2 के यूनिट 1 नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 3 तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पी कॉन्जुगेशन एंड द थर्ड टाइप इज दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन और पाई पी कॉन्जुगेशन आप पढ़ चुके हैं। पाई पाई कॉन्जुगेशन था कॉन्जुगेटेड डाइन्स में, बेंजीन में, और पाई पी था एलाइड सिस्टम्स में। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो लास्ट क्लासेस में हमने पाई पाई और पाई पी कॉन्जुगेशन पढ़ा था। उसमें क्या होता है, दो पाई ऑर्बिटल्स का ऑर्बिटल ओवरलैप होता है पाई पाई कॉन्जुगेशन में, और पाई पी कॉन्जुगेशन में एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जो कि वेकेंट भी हो सकती है और फिल्ड भी हो सकती है, जैसे एलाइड कैटायंस या एलाइड रेडिकल या एलाइड एनायन उसमें होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये ऐसे सिस्टम्स में होता है जिसमें एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उससे अटैच्ड एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, और उस एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में देयर शुड बी हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो उसमें क्या होगा कि जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का जो अल्फा कार्बन का जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। उसकी वजह से जो कॉन्जुगेशन होता है दैट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जैसे कॉन्जुगेशन में पाई पाई में ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल का ओवरलैप होता था ब्यूटाडाइन और बेंजीन में, उसी तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी होगी, CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की या सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पाई ऑर्बिटल की। इसलिए इसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। इसी तरह से सिग्मा पाई के अलावा सिग्मा और पी में भी ये कॉन्जुगेशन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस केस में जो पी ऑर्बिटल होगी वो या तो इनकम्प्लीट होगी, मतलब वेकेंट होगी, या इनकम्प्लीट होगी मीन्स उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये रेडिकल्स और जो कैटायंस हैं उसमें सिग्मा पी ओवरलैपिंग होगी, और जो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें सिग्मा पाई ओवरलैप होगा। अब इसको हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइपर का मतलब है एक्सेसिव, मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है ये एक तरह का, जिसमें सिग्मा ऑर्बिटल जो है CH बॉन्ड के सिग्मा ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल के साथ या पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। तो दिस इज द ओनली कॉन्जुगेशन इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। अदरवाइज जो भी हम रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं उसमें हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली हेल्ड, तो उनका मूवमेंट होता है डिलोकलाइजेशन में या रेजोनेंस में। सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं इसलिए उनका नहीं होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इज द एक्सेप्शन जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन में या रेजोनेंस में। नाउ कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे सिस्टम्स में होगा, उसकी दो कंडीशंस हैं। एक तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन हो, ठीक है। और sp2 हाइब्रिड कार्बन किसमें होते हैं, एल्कीन्स में, एल्कीन्स में, और इसके अलावा कार्बोकेटायंस में या फ्री रेडिकल में भी sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। उसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि अल्फा कार्बन
sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम है उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उस पे देयर शुड बी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, और जो अल्फा कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्लियर है? अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। तो दो कंडीशंस हैं, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, तो वो किस में होता है, एल्कीन्स में, एरीन्स में, कार्बोकेटायंस में या फ्री रेडिकल्स में। उसके साथ साथ sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो अल्फा कार्बन अटैच्ड है उस पे एक तो कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए और उस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन 3 टाइप्स का होता है मेनली। तो इसमें एक तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो गया, ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड जो CH सिग्मा बॉन्ड है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। ठीक है, तो CH3 में जो CH बॉन्ड है वो तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें पाई बॉन्ड है, तो इस सिग्मा और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन विच इज हैविंग एन अल्फा एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें आपके पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, अल्फा कार्बन ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर एक ही हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड से टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अगर हम देखें तो इस कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए अगर अल्फा हाइड्रोजन, इसकी एक कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे या अल्फा कार्बन पे, इसमें नहीं है, इसलिए इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस टोलुइन। टोलुइन में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे अटैच्ड कार्बन ये अल्फा कार्बन है और इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में सब में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होगा और उसके पास वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो CH बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइज हो जाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज सिग्मा p कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इसमें सिग्मा का तो सिग्मा बॉन्ड तो वही CH बॉन्ड होगा और ये जो दूसरा कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड नहीं होता, इस पे एक p ऑर्बिटल होती है जो कि वेकेंट होती है, खाली होती है। तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें जो p ऑर्बिटल है वो खाली है। ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्जुगेशन होता है, तो ये CH सिग्मा बॉन्ड और ये वेकेंट p ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ये कार्बोकेटायंस। अब इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास वाले कार्बन कौन से हैं, अल्फा कार्बन, और उन पे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, third type of hyperconjugation is sigma CH odd electrons या incomplete p orbital conjugation। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिग्मा p conjugation है लेकिन यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। इस केस में, सेकेंड वाले केस में वेकेंट p ऑर्बिटल थी, यहाँ पे इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल है। तो ये तो थे कैटायंस, एल्काइल कार्बोकेटायंस थे सेकेंड वाले, और ये एल्काइल फ्री रेडिकल्स। तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया और इस पे हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कंसेप्ट है
वो सबसे पहले बेकर एंड नाथन ने दिया था। उन्होंने एक स्टडी करी इस रिएक्शन की 1935 में। उन्होंने काइनेटिकली स्टडी करी, रिएक्शन की रेट्स स्टडी करी। इसमें क्या है, ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल ब्रोमाइड्स हैं, इनका रिएक्शन इसने पिरिडीन से कराया। तो पिरिडीन के साथ इसका SN2 रिएक्शन इसमें होता है, तो पिरिडीन ब्रोमाइड इसमें से न्यूक्लियोफाइल चला जाता है और उसकी जगह पिरिडीन आ जाता है। तो इस रिएक्शन की जब रेट की स्टडी करी, वैसे हम देखें तो इसमें क्या होना चाहिए, आर ग्रुप में जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, जो हमने अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग टर्शरी ब्यूटाइल वाले की रेट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल की होनी चाहिए, फिर इथाइल की होनी चाहिए, फिर मिथाइल की होनी चाहिए आर, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स के साथ इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल जो है उसमें सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, फिर आइसोप्रोपाइल में होते हैं, फिर इथाइल में होते हैं, फिर मिथाइल में होते हैं। तो जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, टर्शरी ब्यूटाइल का सबसे ज़्यादा रिएक्शन रेट होनी चाहिए। लेकिन बेकर और नाथन ने इस रिएक्शन को स्टडी करा तो उनको पता चला कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल ब्रोमाइड्स का जब हम इस तरह का रिएक्शन पिरिडीन के साथ कराते हैं तो रेट इंडक्टिव इफेक्ट के रिवर्स मिलती है हमको, मतलब मिथाइल की सबसे ज़्यादा रेट होती है, फिर इथाइल की, फिर आइसोप्रोपाइल की, फिर टर्शरी ब्यूटाइल की। तो इससे उन्होंने क्या पता किया कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो आर ग्रुप अगर टर्शरी ब्यूटाइल है तो फास्टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर आता है। तो वो कब आता है, जब आर इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये इफेक्ट आता है। तो मिथाइल केस में क्या हो रहा है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड जो है उसकी रेट सबसे फास्ट है, और टर्शरी ब्यूटाइल आर की जगह जब टर्शरी ब्यूटाइल है तो उसकी रेट सबसे कम होती है। तो ऐसे सब कंपाउंड्स में जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट रिवर्स हुआ, वो सब कैसे केस थे, जिसमें आर ग्रुप जो है वो या तो एरोमेटिक सिस्टम से अटैच्ड है या अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच्ड है, उनमें ये रिएक्शन इस तरह का इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो बेकर और नाथन ने क्या स्टडी करी कि जब भी आर ग्रुप या तो एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हो या अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा हो, तब तो उसकी रिएक्शन की रेट ये इस ऑर्डर में आती है, मिथाइल की सबसे ज़्यादा होगी, टर्शरी ब्यूटाइल की सबसे कम होगी। लेकिन अगर ये आर ग्रुप एरोमेटिक या अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच्ड नहीं है तो रिएक्शन की रेट टर्शरी ब्यूटाइल की सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि इसमें सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की वजह से ये इस तरह का इफेक्ट आता है। तो बेकर और नाथन ने बताया कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम से या एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि पार्शियल कॉन्जुगेशन हो जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अनसैचुरेटेड सिस्टम्स के साथ, तो सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन हो जाता है, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है CH बॉन्ड के और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कॉन्जुगेशन हो जाता है, उस तरह का कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, विच इज अ परमानेंट इफेक्ट, और उसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये इफेक्ट जैसे जैसे आप इस ऑर्डर में मिथाइल का में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इथाइल में 2 होंगे, आइसोप्रोपाइल में 1 होगा, और टर्शरी ब्यूटाइल में कोई
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कोई CH बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा तो इस पे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे, तो इस कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो उस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। थ्योरेटिकल कंसिडरेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और MOT से समझा सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो अभी हमने जो पैरामिथाइल बेंजाइल ब्रोमाइड पढ़ा उसमें हमने देखा कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो इससे हम इसके तीनों अल्फा हाइड्रोजन्स को यूज करते हुए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसमें CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, तो ये यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, मैंने यहाँ शो नहीं करा है, बट देयर शुड बी वन डबल बॉन्ड हियर, ओके। तो इस तरीके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो रेजोनेंस से हम इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इसको इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से शो कर सकते हैं। हमने जो कॉन्जुगेशन पढ़ा था उसमें 2 पाई ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग थी कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे एक पाई ऑर्बिटल है, ये CC डबल बॉन्ड की पाई ऑर्बिटल कैसे बनता है, पाई बॉन्ड 2 p ऑर्बिटल्स हैं, इनकी कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी उससे पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक तो ये पाई बॉन्ड है, और इस CH के जो सिग्मा बॉन्ड है, ये CH सिग्मा बॉन्ड शो कर रखा है हमने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो 2 सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन तीनों कार्बन पे डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास आ जाती है, तो इनमें पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये पाई ऑर्बिटल जो है ये इस सिग्मा ऑर्बिटल के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कर लेती है, एक्सटेंडेड ऑर्बिटल बन जाती है, क्लियर है।